very welcome you all in Mystery Camp. So today we are going to discuss a very important or a short lecture which is based on acidity and basicity of organic compounds. Okay, so first I will tell you why we study this topic acidity and basicity. Clear? So जैसा हम जानते हैं कि जितने भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे मैं अगर एक नॉर्मल सी रिएक्शन की बात करूं, लेट्स सपोज मेरे पास एक रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसी एक प्रोडक्ट पी में, ठीक है। तो जब हमारा जो रिएक्टेंट है वो किसी प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है तो ये कुछ टाइम लेता है। इट विल टेक सम टाइम टू कंप्लीट दिस रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन का टाइम जो हो हमारा बहुत ज्यादा हो, या मैं कहूं बहुत स्लो हो या बहुत फास्ट हो, तो ऐसी केसेस में हम एक टर्म इंट्रोड्यूस कराते हैं इन द टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स। जो जिस टॉपिक के अंदर हम इस टर्म को पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, वो है कैटलिस्ट। वो क्या है हमारा? कैटलिस्ट, ठीक है। और बहुत सारी रिएक्शंस आपने देखा होगा, बहुत सारी रिएक्शंस हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जो कैटलिस्ट से गवर्न होती है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं एक बेसिक रिएक्शन, लेट्स सपोज मेरे पास एल्डोल रिएक्शन है, ठीक है। एल्डोल रिएक्शन आपने देखा होगा जिसमें हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, एल्डिहाइड होता है हमारे पास, जिसके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ये किसकी प्रेजेंस में होता है? इसमें हम कैटलिस्ट यूज करते हैं बेस NaOH, ठीक है। और हमारे पास जैसे कैनिजारो है, सिमिलरली कैनिजारो रिएक्शन है, वो किसकी प्रेजेंस में होती है? बेस, ठीक है। पिनिकोलोन है, पिनिकोलोन वो हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं? एसिड। तो ऐसी बहुत सारी हमारे पास नेम रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो एसिड और बेस के थ्रू क्या होती हैं? कैटलाइज्ड होती हैं। तो इन रिएक्शंस को मतलब कौन सा बेस कौन सा एसिड इन रिएक्शंस के लिए बेस्ट है या मैं कहूं सुटेबल है, तो इन रिएक्शंस के लिए कौन सा बेस मतलब अच्छा है, किस रिएक्शन कौन सा एसिड डाले कि ये फास्ट हो जाए, कौन सा बेस डाले कि ये स्लो हो जाए, तो इन सारी रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए हम पहले एक टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका नाम है एसिड एंड बेस। क्लियर? सो हमारे दिमाग में सबसे पहले अभी क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द सब्सटेंसेस, मतलब एसिड और बेस क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले हमने समझ लिया कि हम इस एसिड और बेस को क्यों पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, या हमारे पास इतनी सारी जो मतलब रिएक्शंस होती हैं जो एसिड कैटालाइज्ड होती है, बेस कैटालाइज्ड होती है, या हम कहते हैं एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है, बेस की प्रेजेंस में हो रहा है, तो वो मतलब रिएजेंट कौन सा ले रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट क्या आने वाला है, ये सारा भी डिपेंड किस पे करता है, हम जो एसिड या बेस हम किसी रिएक्शन के अंदर ले रहे हैं। क्योंकि अगर हम एसिड लेते हैं तो रिएक्शन नहीं होती है कई सारी रिएक्शंस, और कई सारी रिएक्शंस क्या होती हैं? बेस की प्रेजेंस में हो जाती है। तो इन सारे मतलब रिएक्शंस की स्टडी को करने के लिए हम कैटलिस्ट जो यूज करते हैं उस रिएक्शन में एसिड या बेस, तो उस एसिड या बेस को हम पहले समझते हैं कि व्हाट आर द एसिड एंड बेसिस, ठीक है। पहले एसिड और बेस को थोड़ा हम समझते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले अगर बात करें जो बेसिक, हम ये टॉपिक हम 9th या 8th या पता नहीं कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, वो हमारा टॉपिक नहीं है अभी। हम पहले समझते हैं कि व्हाट इज एसिड, ठीक है, और बेस क्या होते हैं। अगर मैं बहुत ही बेसिक सी बात करूं तो हम ये जानते हैं कि एसिड जो होते हैं हमारे सोर इन टेस्ट होते हैं, मतलब थोड़े खट्टे होते हैं, और बेस जो होते हैं बिटर इन टेस्ट होते हैं। बेस कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं। अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं इन द टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, तो ये करते हैं ब्लू लिटमस को रेड, ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करते हैं? रेड में कन्वर्ट करते हैं, और ये जस्ट अपोजिट करते हैं, रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट करते हैं? ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इसके आगे की डेफिनेशन होगी। फिर हम थोड़ा और आगे आते हैं तो हम कहते हैं कि जो H पॉजिटिव आयन देंगे मींस वाटर इज अ सॉल्वेंट, मींस एक्वस स्टेट में जो H पॉजिटिव आयंस देंगे वो हमारे एसिड होंगे, और जो OH नेगेटिव आयंस देंगे वो हमारे क्या होंगे? बेस होंगे, ठीक है। ये किसकी थ्योरी थी? ये अर्नियस की थ्योरी थी। उसके बाद थोड़ा और आते हैं जिनके जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं वो हमारे एसिड होते हैं, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? बेस कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम उसके बाद और बात करें तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एसिड होते हैं। जो हमारे लोन पेयर को डोनेट करते हैं, लोन पेयर को डोनेट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। क्लियर? अब ये थोड़ा लुईस का टर्म हो गया, ये भी हो गया, ये अरेनियस हो गया, ये लिटमस के केसेस में हो गया, ये हमारा बेसिक डेफिनेशंस हो गई, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको एक मजेदार बात बताता हूं, उसके बाद हम पूरा टॉपिक को आराम से पढ़ते हैं, ठीक है।
अगर मैं नॉर्मल HCl लूं, ठीक है, हम इसको जनरली किस में स्टडी करते हैं, एक्वस स्टेट में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये हमारा हाइड्रोनियम आयन देगा प्लस Cl नेगेटिव, कुछ ऐसा ही। ये नॉर्मल रिएक्शन है HCl की, और इसकी जो डेल्टा जी आती है वो आती है नेगेटिव। मींस जब हमारा HCl है वो नॉर्मल, इसकी जो गिब्स एंथैल्पी है वो काय में है, नेगेटिव में। इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, एक एसिड है, मींस ये H पॉजिटिव क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। लेकिन अगर मैं सेम HCl को गैसेस स्टेट में लूं तो ये क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि इसकी जो डेल्टा जी होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव में होती है। मींस अगर आप HCl को ऐसा गैस, अगर आप HCl को गैसेस स्टेट में, अगर आप इसकी गिब्स एनर्जी मतलब गैसेस स्टेट में आप इसके एसिडिक रिएक्शंस को स्टडी करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेल्टा जी आती है वो काय में आती है, पॉजिटिव में आती है। क्लियर? तो पॉजिटिव में आने से, अब ये पॉजिटिव में आ रही है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये कैसा रिलीज कर रहा है, H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, जो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको जो HCl की जब स्टडी करते हैं तो सारी एसिड की स्टडी काय में करते हैं, एक्वस, कौन सी स्टेट में करते हैं, एक्वस स्टेट में करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि एसिड्स कौन होते हैं, बेस कौन होते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा क्या करते हैं, इसका कंपैरिजन स्टडी करते हैं। मींस कैसे पता करें कि कौन एसिड है, कौन हमारे पास बेस है, ठीक है। तो वो तो बता दिया, लेकिन लेट्स सपोज ऑर्गेनिक के टर्म में हम कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे कि व्हाट इज एसिड और व्हाट इज बेस, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, मैं जर्नल ले लेता हूं फिनॉल आपके लिए, ठीक है, आसानी रहेगी समझने में, क्योंकि ये आपके थोड़ा टॉपिक से या आपने थोड़ा पढ़ा हुआ होगा या इस कंपाउंड को आपने बहुत ज्यादा फैमिलियर हो गया आप इसके साथ, ठीक है। तो जब मैं इसका क्या करता हूं, डीप्रोटोनेशन करता हूं। डीप्रोटोनेशन का मतलब इससे प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता हूं, तो मेरा क्या बनेगा, एक फिनॉक्साइड आयन मेरा यहां पर क्या होगा, जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन प्लस मेरा क्या निकलेगा, H पॉजिटिव में कह सकता हूं। या अगर मैं इसको बेस की रिप्रेजेंस में, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं, NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा हूं फिनॉल की, तो ये क्या दे देगा, यहाँ पर O नेगेटिव Na पॉजिटिव बनेगा प्लस H2O निकलेगा यहाँ पर से, ठीक है, ठीक है। तो अब जो मेरा ये फिनॉक्साइड आयन होता है, तो मैंने यहाँ इक्विलिब्रियम बनाया है इस टाइप से, जो मेरा फिनॉक्साइड आयन होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है इन द केस ऑफ फिनॉल। मींस अगर ये मेरा एसिड है तो एसिड का जो हमारा फॉर्म होता है, एसिड से हमारा क्या बनते हैं, कंजुगेट बेस फॉर्म होते हैं, ठीक है। अगर किसी एसिड का कंजुगेट बेस जो हो, एसिड के बेसिकली कंजुगेट बेस बनते हैं और बेस का जो होता है कंजुगेट एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये एसिड है, अगर एसिड का जो कंजुगेट बेस फॉर्म हुआ है वो ज्यादा स्टेबल है किसके मुकाबले, इस स्ट्रक्चर के मुकाबले, मींस जिससे वो बना है, तो हमारा ये जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, ज्यादा मतलब एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये कैसा है, मेरा रेजोनेंस के थ्रू क्या है, मेरा स्टेबलाइज्ड है। ये मेरा कैसा है, रेजोनेंस के थ्रू क्या है, मेरा स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। अगर मैं इसके और स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, फिर ऐसी रिंग क्या करेगी, रेजोनेंस करेगी। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की प्रेजेंस की वजह से ये फिनॉल जो है फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है, और फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, इसीलिए फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अगर मैं और थोड़ा बात करूं एसिड्स के केसेस में, ठीक है, तो अब हमें थोड़ा सा और स्टडी करते हैं एसिड के लिए। जैसे मेरे पास क्या है, H2SO4 है, ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन जनरेट करेगा, H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एसिड है, तो एसिड के साथ रिएक्ट कौन करेगा, यहाँ पर जो वाटर होता है वो कैसे एक्ट कर सकता है, ऐसा एसिड भी एक्ट करता है, ऐसा बेस भी एक्ट करता है। इसीलिए वाटर कैसा नेचर का होता है, जो वाटर को हम बोलते हैं वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर, वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। तो अभी यहाँ एसिड है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, या मैं कहूँ वाटर, तो क्या देगा, मेरा हाइड्रोनियम आयन देगा प्लस HSO4 नेगेटिव आयन जनरेट करेगा, ठीक है। अब जो H2SO4 है ये एसिड है, और एसिड से क्या बनता है हमारा, कंजुगेट बेस। एसिड से मेरा क्या बनता है, कंजुगेट
बेस, और ये मेरा बेस है, इससे क्या बनेगा मेरा कंजुगेट एसिड। ठीक है, ये किसका जनरेट हुआ है, इससे, और इससे क्या जनरेट हुआ है, ये। ठीक है, अब एसिड से क्या मेरा कंजुगेट बेस, बेस से क्या मिला मेरा कंजुगेट एसिड। और अब जितना ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उतना हमारा वीक क्या होता है, कंजुगेट बेस होता है, और जितना हमारा वीक बेस होगा उतना हमारा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, कंजुगेट एसिड होता है। क्लियर, ये भी आपको एक टॉपिक है, एक टर्म है जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, ये तो था हमारा इनऑर्गेनिक का केस, ऑर्गेनिक का केस भी ले लिया मैंने, इनऑर्गेनिक का केस भी ले लिया। अब हम थोड़ा क्या पढ़ते हैं, कंपैरिजन पढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन। कंपैरिजन मींस कि लेट्स सपोज मेरे पास अगर कुछ ऐसा हमें कंपाउंड मिल जाए, दिस इज फिनॉल, अगर मैं यहां पर एक नाइट्रो ग्रुप लगा दूं एंड दिस इज अवर फिनॉल, अगर मैं यहाँ पर NO2 और मेटापेनाइट लगा दूं, तो अब अगर मुझे बताना है कि विच इज मोर एसिडिक, अगर मुझे बताना है कि विच इज मोर एसिडिक, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो हमें ये पता है कि अगर मुझे अपना एसिड फॉर्म करना है, अगर मुझे अपना एसिड फॉर्म करना है, तो एसिड से जो मेरा कंजुगेट बेस बनेगा वो मुझे क्या चाहिए, स्टेबलाइज चाहिए। मतलब वो क्या होना चाहिए, स्टेबलाइज होना चाहिए। मींस जो स्टेट मेरी यहाँ प्रेजेंट है, अगर जो आने वाली स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है, मींस ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। अगर मुझे मेरा कोई भी मतलब कंपाउंड है, अगर मैं उस कंपाउंड को उससे H पॉजिटिव निकालूं, मैं चाहूं कि वो एसिडिक बने, तो वो क्या होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अदरवाइज वो क्या होगा, H पॉजिटिव को दोबारा से पकड़ेगा और यहाँ आकर के क्या बन जाएगा, फिर से अपना नॉर्मल कंपाउंड में फॉर्म हो जाएगा। और एसिड के लिए क्या चाहिए, H पॉजिटिव रिलीज होना चाहिए। तो अगर वो वहां पर लेस स्टेबल होगा H पॉजिटिव निकालने के बाद, तो जाहिर सी बात है वो क्यों अपना प्रोटॉन को रिलीज करेगा। सीधे अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं, तो अगर मेरे दो दोस्त हैं, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं, मेरे क्या है, दो फ्रेंड्स हैं, एक के पास है 50 रुपए, एक के पास है 100 रुपए। अगर मुझे 40 रुपीज चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए, 40 रुपीज चाहिए, तो मुझे कौन सा वाला दोस्त देगा, पहला वाला जिसके पास 50 है या दूसरा वाला जिसके पास 100 है। जाहिर सी बात है मुझे 100 वाला आसानी से दे सकता है। क्यों, क्योंकि वो 100 में से 40 देने के बाद भी क्या है, स्टेबल है। बट अगर मैं 50 वाले से 40 ले लूंगा, उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। सिंपल। तो ऐसे ही सिमिलर केस में यहां भी है। ठीक है, तो फर्स्ट केस है हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अगर मैं इसमें से H पॉजिटिव को रिलीज करता हूं, तो जो मेरा स्ट्रक्चर बन के आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहां पर मेरा क्या है, NO2। ठीक है, सेकंड केस अगर हम स्टडी करें, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये 3 लोन पेयर, और यहां पर क्या लग गया, NO2। अगर मैं फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करूं, तो फिनॉल कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल से ले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग से मतलब यह है कि अगर मैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरी कहां पर आती है, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे आती है। अगर मेटा की बात करूंगा, तो मींस मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया है, तो और अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊं, NO2 से मेरा है कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाता हूं, तो उससे क्या होगा कि ये क्या होगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा विद द हेल्प ऑफ -I इफेक्ट। -I इफेक्ट की वजह से ये क्या होगा, यहाँ पर रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। जब रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा, उतनी रिंग क्या होगी, मेरी ज्यादा स्टेबल होगी। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्थो मतलब पैरा जो नाइट्रोफिनॉल है, वो क्या होगा, स्टेबलाइज होगा विद द हेल्प ऑफ दिस -I इफेक्ट एंड रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस से तो वही एक्स्ट्रा इफेक्ट क्या है, इसमें -I लग रहा है। बट अगर मैं यहां पर आता हूं, इस केस में देखूंगा, तो जो मेरा NO2 ग्रुप है वो कहां पर लगा है, मेरे मेटा पे लगा हुआ। NO2 ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा है, मेटा पे लगा। ऑर्थो मेटा पर आपको पता होगा, ऑर्थो मींस होता है 1,2, मेटा मींस होता है आपका 1,3, पैरा मींस होता है आपका 1,4। ठीक है, तो ये कौन सी ग्रुप पे लगा, 1, 2, 3 मेटा पे लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर मेरा कोई ग्रुप मेटा पे लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा वहां पर, सोचिए, अगर मेरा ये यहाँ पर मींस अगर यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो अगर मैं अपोजिट बात करूं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी कम है, तो ये उसको क्या करेगा, और ज्यादा कम करेगा। मींस इसका इफेक्ट जो है, NO2 ग्रुप का इफेक्ट
अगर ये ऑर्थो या पैरा पर है तो पॉजिटिवली काम करेगा। पॉजिटिवली काम करने का मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा है तो ज्यादा विड्रॉ करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो क्या करेगा, कम विड्रॉ करेगा। तो कम विड्रॉ करेगा तो जो माइनस आई इफेक्ट है वो इस मेटा पोजीशन पे उतना इफेक्टेबल नहीं होगा, इसीलिए जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा इन द केस ऑफ मेटा। अगर मैं यहाँ पर सिमिलर बात करूं, NO2 हटा दूं और कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, लेट्स सपोज CH3, और यहाँ पे भी लगा देता हूं मैं CH3। अब इस केस में देखते हैं, तो अब इस केस में ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये डोनेट करेगा विद द हेल्प ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा। ठीक है, अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन, अब ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, यहाँ पर बढ़ा देंगे, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो H पॉजिटिव इसने रिलीज किया था ये इसको क्या कर सकता है, वापस से कैच कर लेगा। ठीक है, तो जब हमारे पास क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट लगता है तो इलेक्ट्रॉन मतलब जो एसिडिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और प्लस आई अगर मेटा पे लगेगा तो क्या होगा, वहां पे भी डिक्रीज होगी, और यहाँ पर क्या होगा, मींस अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात। अब एक छोटा सा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप किसी भी क्वेश्चंस को, एसिडिटी और बेसिसिटी का कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मींस वो ट्रिक का नाम है ARIO प्रिंसिपल। ARIO प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं कह सकता हूं मैं, इसको क्या बोल सकता हूं, ट्रिक बोल सकता हूं। ठीक है, ARIO से मींस क्या है मेरा, E फॉर एटम, R फॉर रेजोनेंस, I for inductive, and O for orbital, O for orbital। ठीक है, अब पहले जब मैं इसको क्या करता हूं, आपको एक एक एग्जांपल से आपको सारे के सारे क्या करता हूं, क्लियर कर देता हूं। ठीक है, एग्जांपल से क्लियर करने में क्या होगा, ज्यादा ही समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगा तो आपको जाहिर सी बात है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आपसे ये पूछा है कि ये दो हाइड्रोजन है आपके पास, दो प्रोटॉन्स हैं, तो ये पूछा है कि इन दो प्रोटॉन्स में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा। ठीक है, तो समझते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले ए की। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर है कि अगर आपको इस प्रिंसिपल को लगाना है तो सबसे पहले आप एटम चेक करेंगे, फिर रेजोनेंस चेक करेंगे, फिर इंडक्टिव चेक करेंगे, और लास्ट में क्या चेक करेंगे, ऑर्बिटल चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका एटम है, एटम के उसमें भी दो केस आते हैं हमारे पास, एक आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट केस, और दूसरा आता है आपके पास साइज। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, सेम रो पे हैं, जो उनकी रो है वो सेम है। ठीक है, तो सेम रो है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, अगर रो सेम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रिंसिपल, कॉलम होगा तो आपका साइज का प्रिंसिपल। ठीक है, तो अगर मैं पहले इस प्रोटॉन को रिलीज करता हूं, तो अगर मैं इस प्रोटॉन को रिलीज करूंगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर यहाँ पर मैं इस प्रोटॉन को रिलीज करता हूं तो मेरा नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा, यहाँ पर। क्लियर है, तो समझ में आ गया होगा। अगर अब देखो, पहले सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, एटम वाला प्रिंसिपल यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इसमें जो नाइट्रोजन है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, और इस केस में क्या है, ऑक्सीजन के पास क्या है, मेरा नेगेटिव चार्ज है। और हम जानते हैं पॉलिंग, या हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम इधर को बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इट मींस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। इसका मतलब है कि जो जल्दी प्रोटॉन रिलीज होगा इसमें और इसमें से, वो किसका रिलीज होगा, ऑक्सीजन वाले का रिलीज होगा। इट मींस जो हमारा H2 प्रोटॉन है, या मैं कहूं जो मेरा ऑक्सीजन से अटैच प्रोटॉन है, वो मेरा क्या होगा, ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा। अभी बात बताई थी कि प्रोटॉन वही रिलीज करेगा जो रिलीज करने के बाद क्या हो, स्टेबल हो। नाइट्रोजन के केस में स्टेबिलिटी कम है कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, तो ज्यादा एसिडिक कौन सा वाला होगा, ये वाला। तो एटम के केस में हम ऐसे क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अगर मैं आप आगे लगाना चाहो, आगे देखो इसमें रेजोनेंस दोनों में नहीं है, दोनों में नहीं है, इंडक्टिव दोनों के लिए बराबर है, ये कार्बन कार्बन, इंडक्टिव का कोई रोल है नहीं, ऑर्बिटल दोनों के क्या है, सेम ऑर्बिटल में है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एटम लगाना है, फिर रेजोनेंस, फिर इंडक्टिव, फिर ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एटम, जाहिर सी बात आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन करते रहेंगे तो और आगे भी समझ में आएगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नाइट्रोजन, यहाँ पर इसके बाद हाइड्रोजन लगा है, डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, और ये भी क्या मेरा हाइड्रोजन लगा हुआ, ठीक है। अब देखो एटम की बात करें तो अब इस हाइड्रोजन में आपको बताना है कौन सा क्या है ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन की बात करें तो सेम एटम, इस हाइड्रोजन की बात करें तो सेम एटम, तो एटम का यहाँ पर क्या हो गया, कॉमन था तो एटम कैंसिल हो गया, ठीक है। उसको मिटाते नहीं क्योंकि आगे भी काम आने वाला है, ठीक है। तो एटम के केस में क्या है, दोनों सेम हाइड्रोजन हो गए। अब हम नेक्स्ट किस की तरफ मूव करेंगे, रेजोनेंस की तरफ। अब देखो अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ नाइट्रोजन रेजोनेंस नहीं कर सकता, इसका मतलब अगर मैं इसका H पॉजिटिव रिलीज करता हूँ और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ भी मैं इसके पास अगर नेगेटिव चार्ज आता हूं तो ये जो नेगेटिव चार्ज है लोकलाइज्ड है, ये कैसा है, लोकलाइज्ड है। अगर मैं इसके पास करता हूं तो ये मेरा कैसा है, डी लोकलाइज्ड है, ये मेरा कैसा है, डी लोकलाइज्ड। डी लोकलाइज्ड कैसे है, वाया हेल्प ऑफ रेजोनेंस। ये क्या कर सकता है मेरा यहाँ पर, रेजोनेंस कर सकता है। तो बाय हैविंग अ रेजोनेंस एज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर, दिस नाइट्रोजन चार्ज इज द नेगेटिव चार्ज ऑफ नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल देन दिस नेगेटिव चार्ज, सो द हाइड्रोजन, द प्रोटॉन अटैच्ड टू दिस नाइट्रोजन इज मोर एसिडिक। क्लियर, ओके। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडक्टिव। इंडक्टिव के लिए this is oxygen attached to one carbon which is attached to CF3 और which is attached to CF3, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मुझे बताना है कि इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में से मेरा क्या है, ज्यादा एसिडिक कौन है, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले सेम एटम, एटम सेम, रेजोनेंस का तो रोल है नहीं तो रेजोनेंस भी हो गया। अब बात करेंगे इसके ऊपर, नेक्स्ट फैक्टर जो है मेरा वो क्या है, इंडक्टिव। इंडक्टिव के केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है, मेरा दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो अगर मैं इस प्रोटॉन को यहाँ से रिलीज करता हूं तो यहाँ पर होगा नेगेटिव चार्ज जनरेट, और यहाँ पर भी क्या होगा, मेरा नेगेटिव चार्ज जनरेट। इस केस में क्या है, दो CH3 लगे हुए हैं जो मेरे क्या है, प्लस साइड इफेक्ट दिखाएंगे। प्लस साइड इफेक्ट दिखाएंगे तो यहाँ को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट इन दिस केस CF3 which contains fluorine, fluorine is इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। और जितना कम नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ज्यादा एसिडिक कौन सा वाला होगा, दिस प्रोटॉन इज मोर एसिडिक। क्लियर, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। अवर लास्ट सेगमेंट विच इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के केस में अगर मैं आपको सिंपली बात करूं तो हमारे पास बेसिकली जो कार्बन होता है वो तीन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हमको देता है, sp, sp2 और sp3, ठीक है। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा कार्बन के पास sp है, कौन से के पास sp2 है, कौन से के पास sp3 है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास कार्बन है जिसके चार के चार बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड है, तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो क्या होगा, मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर मैं बात करूं जो मेरे पास कार्बन है उसके पास क्या है, दो सिग्मा है और एक पाई है, दो सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है, तो वो कैसा होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर sp2 होगा, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो मेरे पास क्या है, एक सिग्मा हो, दो पाई बॉन्ड हो, तो मेरा क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। कैसे, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो मीथेन का केस लेता हूँ, चार के चार कैसे हैं मेरे, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बात करूं तो एक सिग्मा सॉरी यहाँ 3 सिग्मा होंगे, ठीक है, 3 सिग्मा और एक पाई है, तो मेरा क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मैंने शायद यहाँ पर sp बोल दिया था, ठीक है। लास्ट करते हैं sp की बात, तो एक सिग्मा और दो पाई होने चाहिए, यहाँ पे भी शायद 2 सिग्मा हो गए, ठीक है, 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे, तो कैसा होगा, मेरा sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। तो और अब इससे मेरा बताने से मतलब ये था कि अगर मेरे पास जितना इसमें जो s कैरेक्टर होगा वो मेरा 50% होगा, इसमें जो s कैरेक्टर होगा मेरा 33% होगा, इसमें जो मेरा s कैरेक्टर होगा वो कितना होगा, 25% होगा। क्लियर, ठीक है। तो जितना ज्यादा sp2 कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होगी, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होगी। अब इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इतनी ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि s ऑर्बिटल इज नियर टू न्यूक्लियस। जो s ऑर्बिटल होती है मेरी क्या होती है, न्यूक्लियस से बहुत पास होती है, जितनी पास होगी उतना न्यूक्लियस इस पे क्या लगाएगा, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा,
और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो उतनी ज्यादा क्या होगी इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये है CH2 और ये मेरे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड H। ठीक है, तो यहां पर मेरा अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो एक हाइड्रोजन पर ये है, एक हाइड्रोजन मेरे पास ये है। तो हमसे सिंपली पूछा गया है कि कौन सा क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, ऑर्बिटल की केस में आते हैं तो जिसकी इलेक्ट्रो, अभी यहाँ पर एटम के केस में था कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो ऑक्सीजन ज्यादा एसिडिक था। और तो यहाँ भी सेम होगा कि दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू दिस बिकॉज दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर? ठीक है, तो ये सारी कहानियां थी हमारी किसके ऊपर, कहानियां नहीं, मींस दिस इज अ साइंस। ठीक है, ये क्या है, हमारी साइंस है, और इन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ठीक है, अब एक मेरे पास थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट आई थी, मेरे एक फ्रेंड की, तो वो मेरे को बोले कि आप इस टॉपिक पे एसिडिटी और बेसिसिटी पे बना दो। तो उनका नाम है राहुल। ठीक है, तो इसी पे मैंने उन्हीं के मींस एक टॉपिक ऑन डिमांड कह सकते हैं जिसपे मैंने ये लेक्चर शूट किया। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली बेसिसिटी की बात हुई नहीं, बेसिसिटी की भी अगर हम बात करें, लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या है, एनिलीन है। ठीक है, एनिलीन है, एनिलीन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनिलीन जो बेसिक होता है, एनिलीन इज अ बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो बेसिसिटी जो इसकी आती है इस लोन पेयर की वजह से आती है। बेसिसिटी क्या आती है, इस लोन पेयर की वजह से आती है। मतलब जितनी इजीली इस लोन पेयर को वो डोनेट करेगा उतना वो क्या होगा, मोर बेसिक होगा। मीन जितनी इजीली लोन पेयर डोनेट होगा ये एनिलीन उतना ज्यादा क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, अगर मैं इसमें क्या लगा दूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसको देगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो और आसानी से डोनेट कर सकता है। और अगर मैं इसके क्या करूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, लेट्स सपोज NO2 लगा देता हूं, तो NO2 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो जो लोन पेयर है ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा। सिंपल अगर मैं बात करूं एसिडिटी और बेसिसिटी के ऑर्डर की ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ARIO प्रिंसिपल आप लगाओ, आपको इजीली आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर और कैसे आपको घुमा सकता है, मींस अगर आपको वो थोड़ा क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाने की कोशिश करे तो आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो या पैरा पे लगा देगा या मेटा पे लगा देगा, तो उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली आपको क्या देखना है कि कहां पर, मींस अगर मेरे पास रिंग है तो ऑर्थो, मेटा, ऑर्थो, पैरा पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और उसको कोई बढ़ा रहा है, उसको कोई मींस आपको सिंपली एक फैक्टर पे ध्यान देना है कि वो एसिडिटी और उसमें बेसिसिटी किस फैक्टर की वजह से आ रही है। मेनली वो फैक्टर को आपको पकड़ना है, बस आपका काम खत्म। जैसे हमने, अगर मैं बेंजोइक एसिड की बात करूं, बेंजोइक एसिड में जो एसिडिटी है या एसिडिटी है जो इस बेंजोइक एसिड की, वो इस प्रोटोन की वजह से है। मतलब बेंजोइक एसिड जो एसिडिक है वो इस प्रोटोन की वजह से है। प्रोटोन की वजह से है कैसे, अगर वो इस प्रोटोन को रिलीज करेगा तो क्या जनरेट करेगा, कार्बोक्सिलेट आयन जनरेट करेगा, कुछ ऐसा, जो क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। जो क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, हम सब जानते हैं बढ़िया करके। अगर इस रेजोनेंस स्टेबलाइज को कोई तोड़े, मींस उसके रेजोनेंस को कोई तोड़े, बिगाड़े, या मैं कह सकता हूं कि रेजोनेंस को डीस्टेबलाइज करे, तो उसकी एसिडिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। या कोई इसको बढ़ा दे, कोई इसको इस रेजोनेंस को और अच्छा कर दे तो इसकी एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इट इज बेसिकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये मेरा क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो अगर इस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए, ठीक है, तो अगर इस ग्रुप की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करे तो वो उसकी एसिडिटी को भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन की वजह से ही इसमें क्या है, हमारे पास एसिडिटी है। अगर थोड़ा सा एक और बात करें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन, तो NO2 बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। उसके बाद कौन आ जाता है, SO3H स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। उसके बाद CN स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे क्या है मेरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का कैसे पता लगाते हैं, मींस कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो सिंपल बात है, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगी, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो वो कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा। ठीक है, तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। अब CH3, ये CH3, OCH3, ये सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन,
ये सारे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। अब ये जो OCH3 है, OCH3 विच इज जिसको मेथॉक्सी भी बोलते हैं, OCH3 क्या है, -I शो करेगा क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैसे होता है, क्योंकि ये क्या शो करता है, +M शो करता है, दिस शोज +M। तो +M की वजह से ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी हमारी किसके ऊपर, एसिडिटी और बेसिसिटी के ऊपर। ठीक है, एक स्केल होती है, उसको मैं भी थोड़ा इंट्रोड्यूस कराता हूँ, शायद रहे क्या वो। हम जो बेसिकली एसिडिटी मेजर करते हैं वो pKa के बेस पे मेजर करते हैं। किस पे मेजर करते हैं, pKa के बेस पे। pKa क्या होता है मेरे पास, -log Ka। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हमारे पास Ka था तो pKa की क्या जरूरत पड़ी। बेसिकली दिस इज फॉर अवर कन्वीनियंस, ये हमारे कन्वीनियंस के लिए होता है। क्यों, क्योंकि जब हम एसिड और बेसिस का Ka निकालते हैं वो सारे 10 की पावर्स में आता है, 10 की पावर 14, 10 की पावर 7, 10 की पावर 6 ऐसे करके आता है। तो इस 10 की पावर को मींस लिखना थोड़ा क्या होता है, टिपिकल होता है, या साइंटिस्ट को समझने में, या मतलब कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस कराने में अपने टॉपिक्स को क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, बट मतलब कन्वीनियंट नहीं है उतना। तो इसीलिए हम किसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, pKa को कराते हैं। जिसका जितना कम pKa होगा वो उतना क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होता है, और जिसका जितना ज्यादा pKa होगा वो उतना क्या होगा, ज्यादा बेसिक होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसके बाद शायद अभी रैंडम एक लास्ट वीडियो थी जो मेरी रैंडम थी, इसके बाद जितनी भी वीडियोस आएंगी वो एक लेक्चर वाइज आएंगी, मींस एक सिस्टमैटिक वे में अब मेरा चैनल चलने वाला है। तो गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।